दिवाली की रौनक से बाजारों में खुशहाली लौट आई है, लेकिन इस रौनक के बीच शुरू हो गया है मिलावटखोरी का नया खेल। मिठाई हो, मावा हो, पनीर हो, घी हो, त्योहारों की हर थाली में अब शक की एक परत चढ़ गई है। देश भर के कई राज्यों में नकली मिठाइयों और फूड आइटम्स का भंडाफोड़ हो चुका है। यूपी, एमपी, बिहार से लेकर राजस्थान तक मिलावटखोर काफी एक्टिव हो चुके हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड जारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम खुद सतर्क हैं? आज हम बताएंगे कि कैसे पहचाने असली और नकली घी, मावा और पनीर को कैसे आप फर्क कर सकते हैं कि असली है या ये नकली। क्यों ये मिलावट आपके दिल, पेट और इम्यूनिटी तक को नुकसान पहुंचा सकती है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। मिलावट से कैसे आप सावधान रहें, क्योंकि इस दिवाली मिठास में मिलावट नहीं, सच्चाई की चमक जरूरी है। लेकिन बड़े सवाल ये है कि पनीर और घी में मिलावट कैसे विश्वास करें कि लोगों की थाली सुरक्षित है। क्या आम लोग जानते हैं कि मिलावट की शिकायत कहां और कैसे करें? क्या सरकार को मिलावटखोरों पर और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए? क्या भारत में मिलावट पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी पर्याप्त रूप से इस्तेमाल हो रही है? और आखिरी सवाल ये है, क्या जागरूकता, जिम्मेदारी और सख्ती, क्या तीनों मिलकर ही समाधान ला सकते हैं? इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। सबसे पहले उनसे परिचय करवा दूं। हमारे साथ प्रदीप चक्रवर्ती हैं, पूर्व डायरेक्टर है FSSAI के। डॉक्टर ए माधवन है, पूर्व डायरेक्टर है FSSAI के। हमारे साथ बेजौन कुमार मिश्रा हैं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। अनुज पाहुजा है, एसोसिएट कंसल्टेंट है, गैस्ट्रो एंड एंट्रोलॉजिस्ट के फोर्टिस ओखला हॉस्पिटल से आते हैं। और साथ ही प्रदीप चक्रवर्ती साहब भी हमने बताए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके आप सभी मेहमानों के पास आएंगे। सबसे पहले अनुज पाहुजा जी, आपके पास। डॉक्टर साहब, मिलावटी घी हो या पनीर हो या मिठाई हो, इससे शरीर पर तत्काल तौर पर क्या असर पड़ता है? अगर मिलावट वाले अगर आप इस तरह के खाना खाते हैं तो क्या तत्काल तौर पर आपके बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है? कॉमन एडल्ट्रेंट्स जो मिलावट डालते हैं पनीर में, उसमें डिटर्जेंट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स और अदर आधुनिक सब्सटेंसेस डाले जाते हैं, जिससे पेट में, आंतड़ियों में डैमेज होना, लूज मोशन होना, इन्फेक्शन होना और पेट में दर्द होना, ये कॉमन है। और जो हम पनीर खा रहे हैं, हम बेसिकली पनीर प्रोटीन इंटेक के लिए खा रहे हैं, लेकिन वो चीज अगर एडल्ट्रेटेड है तो हमें वो प्रोटीन भी नहीं मिलेगा उससे। तो कॉमनली हमारे को पेशेंट्स मिलते हैं जो रात को पेट दर्द के साथ आते हैं, रिसेंट पनीर खाया होता है एंड मेनी टाइम्स वो एडल्ट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आपको पनीर खाने के तुरंत बाद लूज मोशन लग जाए, पेट दर्द होना और केमिकल अगर मिला हुआ है और वो लॉन्ग टर्म अगर हम खा रहे हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म डैमेज होने का भी खतरा रहता है, जिसमें लिवर, किडनीज पे भी असर पड़ सकता है। में आपके लिवर, किडनी पर भी असर पड़ सकता है, ये एक बड़ी चिंता है। और क्या, लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर पाहुजा, क्या बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर ज्यादा गंभीर हो सकता है? बुजुर्ग ऐसे सिम्टम्स से ज्यादा जल्दी पीड़ित हो जाते हैं और उनको कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग की आंतड़ियां ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, इसीलिए पनीर जो भी खाएं हमेशा FSSAI का ट्रेडमार्क चेक करें जहां से भी खरीद रहे हैं, और अगर मार्केट से खा रहे हैं तो अच्छी जगह पे खाएं, जहां पे अगर आपको ट्रस्ट हो कि जहां पे पनीर सही जगह का यूज हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक और आपसे सवाल करेंगे, फिर मैं बाकी मेहमानों से भी सवाल का सिलसिला शुरू करूंगा। डॉक्टर पाहुजा, आपसे मेरा सवाल कि कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिनसे पता चले कि कुछ मिलावटी चीज आप खा रहे हैं? सिंपल एज दैट। अगर एक कस्टमर एक पनीर खा रहा है, अगर उसको गलत टेस्ट आ रहा है, अगर पनीर ज्यादा रबड़ी लग रहा है, यूजुअली पनीर में स्वीटी ऑर्डर होता है और जल्दी टूट जाता है, अगर चबाने में ज्यादा रबड़ी लग रहा है तो ऐसे शक हो सकता है कि पनीर गड़बड़ है। और अगर खाने के बाद नौजिया हो, पेट में अनईजीनेस फील होने लगे, पेट में दर्द होने लगे, या बाद में खाने के कुछ घंटों बाद लूज मोशन जैसे सिम्टम्स आने लगे, तो मतलब पनीर आपने गलत खाया है।
चलिए बेजोन सर के पास चलते हैं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट है। बेजोन सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, क्या लोगों में शिकायत करने की आदत या जागरूकता अभी कम है? और दूसरा एक और ऐड करना यहां पर मैं चाहूंगा कि अगर दुकानदार अगर मिलावटी सामान बेच रहा है तो ग्राहक कहां और कैसे शिकायत करे? तो अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि उपभोक्ताओं के पास अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस किस चीज का, कि कहां से खरीदना चाहिए और कहां से नहीं खरीदना चाहिए, यह अवेयरनेस दिलाना फूड सेफ्टी अथॉरिटी का जिम्मेदारी है। उनको बीच बीच में सैंपल्स उठाना चाहिए, चेक करना चाहिए। 365 दिन सैंपल्स उठाकर उनका जो जांच का जो मतलब रिजल्ट्स है उसको पब्लिक करना चाहिए। उसमें पारदर्शिता लाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग गलत काम कर रहा है वो कौन है, ये पब्लिक में बताना चाहिए कि किन किन को कन्विक्शन मिला है, किन को आप सजा दिलाए हैं और क्या मतलब निष्कर्ष में आप लोग पहुंचे। ये अवेयरनेस की कमी है। मेन है कि उपभोक्ताओं के पास वो क्षमता नहीं है ये जानने के लिए कि कहां से खरीदें, कहां से नहीं खरीदें। अभी आप कहे कि जैसे फूड सेफ्टी अथॉरिटी का भी हेल्पलाइन नंबर है, वहां वो हेल्पलाइन नंबर का प्रचार होनी चाहिए। वो हेल्पलाइन नंबर 24 घंटा चलना चाहिए ताकि लोग कभी भी चाहे वहां शिकायत कर सके। जैसे हमारा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भी है जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चलता है। हम बराबर सरकार को ये कह रहे हैं हेल्पलाइन नंबर 24 घंटा चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब भी लोगों को शक हो वो तुरंत इसको रिपोर्ट करें और उस पर कार्रवाई शुरू हो। जैसे हमारे 100 नंबर है जो हम लोग इमीडिएटली पुलिस हेल्प पे मांगते हैं और हम लोग प्राप्त भी करते हैं। तो इसी ढंग से जो मिलावटी सामान जो खाद्य जो जैसे हम डॉक्टर साहब से अभी सुने कि कितना नुकसान पहुंचाता है इन लोगों को, उनके सेहत के लिए कितने उनके मतलब उनको कर्जा लेकर संपत्ति बेचकर अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। इमरजेंसी हो जाता है घर में, कभी कभी लाइफ भी चले जाते हैं लोगों का। तो ये सीरियस इशू है जिसको लेकर केवल दिवाली के टाइम में रेड्स होना जरूरी नहीं है। हम तो सोचते हैं कि 365 दिन लोगों को ऐसा अलर्ट रखना चाहिए कि लोग शिकायत करें, लोगों तक एक भरोसा दिलाएं कि आप शिकायत करने से उसका निष्कासन होता है, उसका सुनवाई होता है और ये 24 घंटा चलना चाहिए। क्यों केवल एक टाइम से 365 दिन चलना चाहिए? क्योंकि ये खाने पीने का और आपके सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, पूरे हर समय चलना चाहिए। ये क्योंकि केवल आपको त्योहारी सीजन में ही, पूरे साल भी तो काफी जगह ऐसे होंगे, काफी ऐसे प्रोडक्ट होंगे जहां पे लगातार मिलावट होती रहती है। तो और उसके खिलाफ इस तरह की सजा भी होनी चाहिए कि दोबारा कोई अगर इस तरह की गलती करता है, इस तरह की मिलावट खोरी में शामिल है तो दोबारा ना करे। एक और बेजौन सर आपसे एक और सवाल होगा, त्योहारों में लो कॉस्ट प्रोडक्ट, बड़े बड़े ऑफर, डिस्काउंट के ऊपर काफी आकर्षित होते हैं। पहनने वाली चीजें तो ठीक है, कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आप लो कॉस्ट बड़े ऑफर्स के पीछे भागे, लेकिन खाने की चीज में 50% दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। फिर कितना अलर्ट होना चाहिए? क्या शक के नजर से उन प्रोडक्ट्स को देखना चाहिए जो खाने पीने वाली चीजें हैं? नहीं, इस ढंग का ऑफर को तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मतलब इसका जो परिभाषा है ये कहा जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इस ढंग का डिस्काउंट्स नहीं देना चाहिए, ये सही नहीं है। और अथॉरिटीज को, फूड सेफ्टी अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट के जितने रेगुलेटर्स हैं, सारे लोगों को इस ढंग का विज्ञापन या इस ढंग के भ्रामक रूप से लोगों को ललचाना ये तुरंत बंद करवाना चाहिए। इनफैक्ट आप बहुत बिल्कुल सही बोले हैं अनुराग जी की खाने का पदार्थ में क्यों ये सब डिस्काउंट दिखा रहा है, जो एक्चुअल रिटेल प्राइस है जिसमें लोगों को विश्वास होगा कि हम सही कीमत दे रहे हैं, वही दिखाना चाहिए, वही बताना चाहिए। और यदि लोग इस ढंग का मतलब अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहा है तो उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस ढंग का विज्ञापन नहीं आए। और हमको एक्चुअली आपका चैनल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप बराबर उपभोक्ता जागरूकता को लेकर यहाँ चर्चा करते हैं और हम समझते हैं कि
जी बिल्कुल अहम मुद्दा भी है सर, हम लोगों के हित की बात करते हैं और आपको भी शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि आप भी लगातार आते हैं, हमें जागरूक करते हैं। और सर मैं अनुराग मेरा सहयोगी है, मैं विश्वमोहन हूं हमारे साथ विश्वमोहन, अच्छा हमको कहा कि पूरा टैंकर है, सॉरी कोई बात नहीं सर, अहम मुद्दा जो है उस पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ प्रदीप चक्रवर्ती साहब भी हैं, पूर्व डायरेक्टर है FSSAI के। सर बहुत बहुत शुक्रिया, पहले शुक्रिया करेंगे आपका कि आप आए, हमारे दर्शकों को आप जागरूक करेंगे। सर आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर हर साल दिवाली पर मिलावट के मामले सामने आते हैं तो क्या FSSAI के पास कोई फेस्टिव सीजन स्पेशल ड्राइव भी होती है क्या? जब इस तरह के मामले ज्यादा आते हैं तो खास तौर पे अब लोग किसी और तरह की एक्शन लेते हैं क्या, कोई स्पेशल खास चीजें करते हैं क्या? देखिए फेस्टिव सीजन में डिमांड बहुत ज्यादा होता है लेकिन सप्लाई तो उतना ही रहता है, तो इसीलिए मिलावटखोरी का चांसेस ज्यादा होता है। बट ऐसे तो राउंड द ईयर एक्चुअली सर्वेलेंस प्लान में आना चाहिए। और इस बात तो एक्चुअली FSSAI का तरफ से एक्चुअली एक नोटिफिकेशन भी इशू हुआ है टू ऑल द फूड सेफ्टी कमिश्नर्स कि ये इसको पर्टिकुलरली जो पनीर, खोआ, जिसमें मिठाई बनता है ज्यादा, ये सबको सैंपल ड्रॉ करना है और इसको टेस्ट करके इसको जो अगर फेल होगा, सैंपल फेल होगा तो उसको अगेंस्ट में कार्रवाई करना चाहिए इस पर FSS रेगुलेशन है। हमारे साथ डॉक्टर ए माधवन भी है, पूर्व डायरेक्टर है FSSAI के। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले करेंगे, क्या छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में जो मॉनिटरिंग का काम है, निगरानी का काम है, वो FSSAI की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या आपको लग रहा है कि पर्याप्त है? और मिलावटी सामान बेचने वालों पर क्या सजा और पेनाल्टी का प्रावधान है? सर ये बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे सुनने वाले को सबको मेरे प्रणाम, सबसे पहले प्रणाम। ये आपने सही कहा है कि जो ग्रामीण एरिया में है, जो गांव के लोग हैं, देहाती इलाकों में ये मॉनिटर नहीं हो रहा है, बराबर मॉनिटर नहीं हो रहा है। शहरों में चलो फिर भी सैंपलिंग वगैरह हो रहा है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि देखो हमारे देश में तो सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स में मिलावट होती है दूध और दूध प्रोडक्ट्स में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, भले घी हो या पनीर हो या मावा हो। जितना पनीर बनता है देश में, जो कैलकुलेशन करे फॉर्मूला के बराबर, उसका डबल पनीर हमारे देश में बिका जाता है। इसलिए हमें मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है लोगों को कि पनीर खाने में थोड़ा कम कर लीजिए, पनीर की जगह और प्रोटीन लीजिए, आप वेजिटेबल प्रोटीन लीजिए। पनीर खाना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जो एनफोर्समेंट है, हम अगर एनफोर्समेंट के ऊपर पूरा भरोसा करेंगे तो हम बिल्कुल वो हमारा जो अडल्ट्रेशन की वजह से लोग परेशान हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, जो शॉर्ट टर्म से होके लॉन्ग टर्म तक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम रहता है, जैसे किडनी डैमेज है, लिवर डैमेज है और कोलोन कैंसर तक होता है जो अडल्ट्रेशन की वजह से, पनीर में अडल्ट्रेशन की वजह से। इसको हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से रखना पड़ेगा, ध्यान से आपको सावधान करना पड़ेगा लोगों को। मेरी तरफ से यही लोगों से हम लोग कर ही रहे हैं, हमारी कोशिश भी वही है। लेकिन सर इसके खिलाफ, जो इस तरह के सामान बेचते हैं, उनके खिलाफ सजा और पेनाल्टी का क्या प्रावधान है? पेनाल्टी का FSSAI में बहुत अच्छा प्रावधान है, लेकिन उसका जो एनफोर्समेंट बराबर नहीं हो रहा है, यही एक प्रॉब्लम है। क्योंकि वो FSSAI के साथ ज्यादा स्टाफ नहीं है, लेबोरेटरी का काम है, और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि लेबोरेटरी के फैसिलिटीज और ज्यादा हो जाए, सैंपलिंग के लिए प्रावधान हो जाए। इसका कमी, इनकी कमी बहुत सारा है हमारे पास। ओके, यानी काफी ड्रॉबैक्स है। लेकिन इसके बाद भी FSSAI के पास सर कोई रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है क्या, जिससे जो मिलावटखोर हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जा सके? डॉक्टर माधवन, ये सिस्टम तो है, बट प्रैक्टिकली इट डजंट हैपन। मेरा कहना यही है, बहुत सारा गैप है। गैप क्यों क्रिएट हो गया इतने दिनों में? ये इस गैप को फुलफिल क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं किसी इंडिविजुअल पे यहां पे नहीं सवाल उठा रहा हूं, इस सिस्टम पे सर सवाल है। नहीं, इसका तो बहुत सारे कारण है। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से, और क्योंकि ज्यादातर एनफोर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि एनफोर्समेंट बेसिकली ग्राउंड लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसमें बहुत सारा गैप है। मैंने देखा है कई स्टेट में FSS का कमी है, FSS का ही नहीं, बहुत सारे जहां 100 लोग होना चाहिए वहां तो 20 लोग या 25 लोग होते हैं।
तो ये एक सवाल मैं चक्रवर्ती साहब से भी पूछ लेता हूं। प्रदीप चक्रवर्ती जी, क्या राज्य सरकार और सेंट्रल एजेंसी के बीच आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है और ये एक बड़ी दिक्कत है जो डॉक्टर माधवन भी कह रहे हैं? कोऑर्डिनेशन का कमी नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बहुत कम होता है। तो किस तरह की इंफ्रा बनाने की जरूरत है सर? किस तरह की इंफ्रा की जरूरत है? बट कुछ स्टेट में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और ये जो राजस्थान, ये सब इस बात तो काफी सैंपल भी ड्रॉ किया और कॉन्फिस्केट भी किया है काफी सारी प्रोडक्ट्स। और इसमें एक्चुअली दो चीज है। एक है सबस्टैंडर्ड फूड। अगर दूध में अगर पानी मिला दीजिए तो दूध सबस्टैंडर्ड हो जाता, बट सबस्टैंडर्ड फूड के लिए भी एक्चुअली हमारा जो सेक्शन 51 जो है FSS एक्ट 2006 में, उसमें ये प्रोविजन है कि 5 साल का 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और अगर अनसेफ जो है, अनसेफ फूड जो है वो तो पनिशमेंट काफी ज्यादा है, उसमें इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। लेकिन सर तो क्या वो इम्प्रिजनमेंट, क्या वो सजा मिलती है, इतना जुर्माना लगता है, या बीच में कुछ काम हो जाता है बच बचा के और वो निकल जाते हैं उस सजा से, वो बच जाते हैं, इसलिए बार बार इस तरह की दिक्कतें हैं? एक तो ये सवाल है चक्रवर्ती साहब आपसे, और दूसरा आपको क्या लगता है कि नकली मिठाई या डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाले का सिंडिकेट्स इतना ज्यादा संगठित और मजबूत है कि इसे आप एक फूड माफिया का नेटवर्क भी मान सकते हैं? नहीं, देखिए इस बार तो काफी इन्फोर्समेंट शुरू हो गया है। राजस्थान और यूपी में तो काफी क्वांटिटी कॉन्फिस्केट भी हुआ है और डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। तो ऐसा अगर चलेगा और ये थोड़ा जागरूकता आएगा, जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, हमारा एक सेल है, डिवीजन है एक्चुअली FSSAI में, IEC, तो उसमें एक्चुअली वो हम लोग को काफी जागरूकता के लिए करना चाहिए। और इसका साथ वो एक साथ में एनफोर्समेंट भी होना चाहिए। अगर सही ढंग से होगा तो इसमें बहुत कमी आ जाएगा। ओके, चलिए बेजौन सर के पास चलते हैं। एक सवाल बेजौन सर आपसे मेरा ये होगा कि क्या आपको लगता है कि फूड मिलावट को सिर्फ रेगुलेशन से नहीं, यहां पर सोशल मूवमेंट बनाना होगा, तब लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे और ये जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी? जी, विश्व मोहन जी, ऐसा है कि कोई भी चीज में यदि आप एक जागरूकता लाएंगे, एक मूवमेंट क्रिएट करेंगे, पहले तो उनका तंत्र को आपको एक सक्रिय रूप देना चाहिए, क्योंकि आप जागरूक करते हैं, तंत्र सक्रिय रूप नहीं है तो नेचुरली लोग और डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो हम तो ये कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स में और भी लोगों को नियुक्त करना चाहिए, मतलब इस ढंग का सैंपलिंग होनी चाहिए कि हर एक समय लोग डरें, एक डर पैदा हो। ये 5 लाख क्या होता है? लोग तो करोड़ों रुपया कमा ले रहे हैं, आप उनसे 5 लाख रुपया मांग रहे हो, वो मुस्कुराते हुए देते हुए चले जाते हैं और वही काम को कंटिन्यू करते हैं। आपको तो ऐसा सजा देना कि नहीं, ये लोगों की जिंदगी की भी सर, इतनी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब हेल्थ केयर के मामले में लगातार लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हैं, ये भी तो दिक्कतें होती है बेजौन सर। जी बिल्कुल, और सोचिए आप कि कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम जैसे कह रहे हैं कि कर्जा ले रहे हैं अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, वो संपत्ति बेच रहे हैं अपना स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, और ये लोग बेढंग के मतलब काम कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को और एक सक्रिय रूप लेना चाहिए इसको लेकर, केवल फेस्टिवल के टाइम में नहीं होना चाहिए। और बार बार हम यही कहते हैं कि अभी जैसे यूपी ने एक बहुत ही मतलब सक्रिय रूप लिया है, बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो नॉन बेलेबल अरेस्ट होनी चाहिए। उनको मतलब हमारे जो फूड सेफ्टी एक्ट जो है 2006 में, ये संशोधन लाना चाहिए कि एडल्ट्रेशन मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ताकि लोग डरें, लोग इसको सजा इस तरह की हो कि लोगों को याद रहे, सदियों तक याद रहे, सालों तक याद रहे, ताकि वो इस तरह का कदम फिर अगली जनरेशन अगर इस तरह के सिंडिकेट बनाने से डरे। डॉक्टर माधवन, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा, क्या कंज्यूमर्स के पास सैंपल भेजने या रिपोर्ट करने की सुविधा है क्या, जो FSSAI से वो डायरेक्ट कंप्लेन कर सके, सैंपल भेज सके? सैंपल भेजने की कुछ सुविधाएं हैं क्या? इस तरह का कुछ है क्या माध्यम?
बिल्कुल बिल्कुल, ये है कंप्लेंट भेजने का सुविधा है। व्हाट्सएप से कंप्लेंट भेजा जाता है, सैंपल का फोटो लेके या बिल का, और बिल के फोटो के साथ भेज सकते हैं। आजकल हर चीज में वो फैसिलिटी है, अवेलेबल है, और एक्शन होता भी है, लेकिन लोग करते नहीं है। मेरा शिकायत यही कि लोग उसकी फायदा नहीं उठाते, लोग शिकार बनते जाते हैं। और मेरे आपसे भी ये गुजारिश है कि आपकी तरफ से ना जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्ले अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे एनफोर्समेंट नहीं कर सकता है वो काम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। एनफोर्समेंट की तरफ पूरा हम भरोसा रखें तो नहीं होता। मेरी तरफ से यही विचार है, मेरी विचार यही है। और जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, विजय मिश्रा जी को ज्यादा पता है इसके बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। और लोग जो लूज मावा बेचते हैं, लूज जो पनीर बेचते हैं, वहां से माल न ले, खासकर जो गांव देशी इलाका में थे मत ले, पैकेट कमोडिटी ले ले। वेजोन सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जो डॉक्टर माधवन कह रहे हैं? करना चाहेंगे विश्वमोहन जी, ये है कि उपभोक्ता संगठन को जब तक आप एक सशक्तिकरण, मतलब उनको एक एम्पावरमेंट सशक्तिकरण नहीं देंगे, तब तक वो कहां से काम करेगा? कभी भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को कोई मदद नहीं मिलता सरकार की तरफ से, तो वो लोग कहां से करेंगे? वो उनके पास साधन कहां है, उनके पास क्षमता कहां है? आपको वो दिलाना चाहिए। आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत और फूड सेफ्टी अथॉरिटी के फूड सेफ्टी एक्ट के तहत उपभोक्ता संरक्षण, मतलब संस्थाओं को एक सही दिशा में लाकर उनको एक सामाजिक काम में और जोर से जोड़ना चाहिए। हम थे मेंबर फूड सेफ्टी अथॉरिटी में, हम जब मेंबर रहे अथॉरिटी में, हम कई बार इस बात को उठाए कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को और सक्रिय रूप दीजिए स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, मगर वो तो कोई सुनने वाला नहीं है। और इतने मतलब साधन पड़ी हुई है सरकार के पास, कंज्यूमर वेलफेयर फंड के तहत या फूड सेफ्टी अथॉरिटी में इतना साधन प्राप्त है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी है। उसको यूज करें सही ढंग से, वो जागरूकता के लिए यूज करना चाहिए। जैसे सैंपल उठाना कोई मतलब आसान काम नहीं है, उसका एक मतलब प्रक्रिया है कि कानूनी रूप से सैंपल कैसे उठाना चाहिए, तभी यदि उसमें एडल्ट्रेशन पाएंगे तो उनको सजा मिलेगा। आप ऐसे ही एक फोटो खींच के भेज देंगे तो उससे नहीं होगा, कोर्ट नहीं देंगे सजा। उसका एविडेंस सही होना चाहिए, सही ढंग से सैंपल उठाना चाहिए, विटनेसेस होनी चाहिए, सैंपल का जांच रखना चाहिए सही ढंग से। मतलब एक सैंपल का नमूना आप जहां से लिए हैं वहां सील करके, उनके सामने सील करके, फूड इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर करना है ये। तब फूड इंस्पेक्टर्स के पास भी वो सशक्तिकरण दिया गया है, लेकिन वो लोग यूज नहीं करते हैं। ये लोग काफी साठगांठ है इसमें। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि 365 दिन काम कीजिए। केवल जब एक कोई सर्कुलर निकल आया, कोई एक इंस्ट्रक्शंस भेज दिया फूड सेफ्टी अथॉरिटी, तब आप एक रूप ले लें कि हम कर रहे हैं रेड्स, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 365 दिन काम करना होगा इसको लेकर, तभी लोगों में विश्वास पैदा होगा, तभी लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे। आज नहीं सुरक्षित महसूस करते हैं और उनको मालूम भी नहीं है बेचारे को। बिल्कुल, जागरूकता इसमें बहुत जरूरी है और ताकि साथ ही साथ यहां पे सख्त सजा भी देना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को याद रहे। डॉक्टर माधवन, आपसे मेरा अब एक सवाल होगा कि FSSAI जो 2008 में आया था, ऑपरेशनल भी हो गया था 2011 में, 14 साल से ये काम कर रही है सही तरीके से, लेकिन आपको अभी भी क्या लग रहा है, क्या क्या कमियां हैं जिस वजह से इतनी ज्यादा मिलावटें अभी भी हो रही है इस स्केल पे? आए दिन हर शहर से, हर इलाके से, हर मोहल्ले से इस तरह की खबरें आ रही है। तो बड़े शहरों की बात है, छोटे जगहों पे, रूरल एरिया में, जैसे डॉक्टर चक्रवर्ती साहब कह रहे थे कि अभी तक तो कुछ वहां पर उस तरह की निगरानी भी नहीं रखी जा रही है। क्या करने की जरूरत है, क्या कमी है सर FSSAI में जो इतने स्ट्रांग फैसले यहां से नहीं हो पा रहे हैं? डॉक्टर माधवन, आपसे मेरा सवाल था। हमें जैसे मिश्रा जी से मैं बहुत सहमत हूँ। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसी से, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से, उनको एम्पावर होना चाहिए, एम्पावर करके लगना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और जो फूड डिपार्टमेंट FSSAI डिविजन है, ये कदम से कदम मिलकर
चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए, तभी सोसाइटी में फायदा होगा। एक एफएसओ मिलके एक या दो एफएसओ पूरा डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है आजकल। हेल्थ इंस्पेक्टर से बड़े बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ओके। तो इसके लिए हमें कुछ सोच समझ के काम करना चाहिए। एंड इट शुड बी यूनिवर्सल थिंग, सबको मिला के करना चाहिए। ओके, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर एक्टिविस्ट को भी यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा और साथ साथ एफएसएसएआई को और भी ज्यादा यहाँ पर हैंड्स देने पड़ेंगे ताकि इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। लेकिन चलिए, इससे इतना आसान नहीं है, सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। डॉक्टर अनुज पाहुजा साहब, आपसे मैं आखिरी क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूंगा, क्योंकि इससे बचना तो बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये इस चर्चा से यही निकल कर आ रही है। ऐसे में इस मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे, क्या डाइट एडवाइस देंगे? ऐसे मौसम में या ऑल मौसम में इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए अपने न्यूट्रिशन को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। हाई प्रोटीन बैलेंस डाइट खाएं। प्रोटीन इंटेक, हमारे देश में ज्यादातर वेजिटेरियन लोग हैं। अगर प्रोटीन पनीर से नहीं फुलफिल हो रहा तो दही, दूध, योगर्ट, चने, दाल, ऐसी चीजों पे फोकस करें। सोया भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। रही बात पनीर की, अगर आपको शक है कि आपका पनीर ठीक नहीं है तो आप घर में भी उसका टेस्ट कर सकते हैं और एफएसएसएआई को कंप्लेंट दे सकते हैं। स्टार्च टेस्ट होता है, सिंपल टेस्ट होता है कि आप उसको वॉश करके बॉईल करें। बॉईल करने के बाद आयोडीन डालें। बॉईल करने के बाद आयोडीन डालने के बाद अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो हो सकता है कि आपका प्रोटीन एडल्ट्रेटेड हो, तो आप एफएसएसएआई में कंप्लेंट डाल सकते हैं। अपने ट्रस्टवर्दी प्रोटीन सप्लायर, पनीर सप्लायर से लें पनीर, या फिर एफएसएआई ट्रेडमार्क वाले ही पनीर खरीदें। जहां पे, या एक चीज यही भी कर सकते हैं, ऐसी जो प्रोटीन वाली चीजें ऐसी खाएं जहां पे मिलावट की कम गुंजाइश हो, ये ध्यान रखें। नहीं तो आप ट्रस्ट वर्दी जो ऐसे जिसे हमेशा आप लेते आ रहे हैं, फैमिली शॉप हो, उस तरह के जगहों से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया करेंगे आप सभी मेहमानों का, लेकिन जाने से पहले त्योहारों की खुशियां तभी पूरी होंगी जब सेहत भी सलामत रहे। थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी समझदारी और मिलावटखोरों को मात दी जा सकती है। घी हो, मावा हो या पनीर, खरीदते वक्त सिर्फ ब्रांड नहीं, क्वालिटी चेक जरूर करें। अगर शक है तो शिकायत करें एफएसएसएआई के हेल्पलाइन नंबर पर। याद रखिए, दिवाली मिठास की है, मिलावट की नहीं। सजाए घर, रोशन करें, लेकिन अपने खाने में सच की प्योरिटी को बनाए रखें। इसी नोट पर आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।